आज हम आपको प्रकाश के संबंध में पुनः बता रहे हैं कि प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश क्या होता है, ये सब हम बता चुके हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, साथ में प्रकाश का परावर्तन बताया है। और इसके बाद आज हम आपको बता रहे हैं कि दर्पण क्या होते हैं। दर्पण के संबंध में हम बताने जा रहे हैं आपको कि दर्पण क्या होते हैं। दर्पण कोई भी भाग होता है जिसका एक समान माध्यम, जैसे जिसे हम कांच कहते हैं, उसके परावर्तक तल, कोई समान माध्यम हो जिसका एक तल परावर्तक तल हो और एक तल पर क्या होता है, कलई की जाए, ऐसे बने तलों को हम क्या कहते हैं, गोलीय या दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दर्पण क्या है? दर्पण दो प्रकार के। नंबर एक है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। देखा होगा, याद करें, दर्पण उत्तल दर्पण और ये है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। इस तरह से अब दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका एक तल क्या हो, समतल हो, दूसरे तल पर क्या होता है, कलई की जाती है। वो कलई किसकी होती है? वो लेड वो आयरन ऑक्साइड की कलई की जाती है। और क्योंकि उसमें हमको अपना प्रतिबिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है, इसलिए हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समतल दर्पण में समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी अनंत होती है। वस्तु जितनी दूरी पर होगी, वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होगी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होगा उतना छोटा होगा। जितनी नजदीक होगी वस्तु, समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना बड़ा बनता है। यानी वस्तुओं के दूर रहने पर प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा, और वस्तुओं के नजदीक होने पर प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है। इसी प्रकार से वस्तुओं दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के द्वारा हम अपनी चेहरे का प्रतिबिंब देखते हैं। हम समतल दर्पण के द्वारा अपनी आकृतियों को देख सकते हैं, वस्तु की आकृतियों को देख सकते हैं, वस्तु की छोटी या बड़ी आकृति को भी हम देखते हैं। तो ये होता है समतल दर्पण। बात आती है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है? देखिए, जैसे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है? गोलीय दर्पण वो दर्पण होता है जिसका तल जो होता है गोलीय। किसी गोलीय
जो पारदर्शी माध्यम कांच होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम इसको भी एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। जैसे अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। तो ऐसे दर्पण जिनका एक तल परावर्तक तल हो, ठीक है, एक तल परावर्तक तल होता है इस प्रकार से, और दूसरा तल इस प्रकार है। एक तल में कलाई जो होती है वो बाहर की ओर होती है, एक तल में कलाई जो होती है वो अंदर की ओर होती है। तो अगर इस तल में क्या किया जाए, कलाई बाहर की ओर, ये कलाई बाहर की ओर, ये तल क्या है, चिकना तल है, ठीक है, चिकना तल है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है अवतल, ठीक है। और एक तल में कलाई जो है अंदर की ओर, जिसको कहा जाता है वो तल जिसमें परावर्तक तल उभरा हुआ, वो तल जिसमें परावर्तक तल क्या है, उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण, जैसा नाम है उसे उभरा, उसे उत्तल, ऐसे याद कर लीजिए। जिसका तल उभरा हुआ हो, उसे उभरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और जिसका अवतल, अवतल मीन्स जो क्या हो, अंदर की ओर धंसा हो, तो जो अंदर की ओर धंसा है इसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, दर्पण होता है। अब दर्पणों के संबंध में कुछ परिभाषाएं होती हैं, जो परिभाषाएं निम्नमत हैं। हम आपको उनकी परिभाषाओं की एक एक परिभाषा के बारे में भी बता दे रहे हैं, डायग्राम के द्वारा हम आपको समझा दे रहे हैं कि इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। देखिए, दर्पणों के संबंध में कुछ परिभाषाएं क्या है। जैसे मान लो ये एक दर्पण, ये लिखा है कोई दर्पण, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, तो ये दर्पण होता है किसी भी वस्तु के दो भाग होते हैं। जैसे ये हमारा मार्कर है, ये मार्कर, इस मार्कर में दो भाग, एक भाग है ऊपर का, दूसरा भाग नीचे वाला। एक भाग के द्वारा हम आकृतियों को, अक्षरों को हम लिख सकते हैं। दूसरा भाग क्या होता है, वो सपोर्ट वाला भाग होता है। अगर मान लो यही भाग होता तो पकड़ते कैसे। तो इसलिए किसी भी वस्तु के दो भाग होते हैं, बिना वो वस्तु दो भागों के वो पूर्ण नहीं होती है। जैसे क्या है, मनुष्य युग्म में होता है, जोड़े में होता है, इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। इसी प्रकार से वस्तुएं क्या होती हैं, दो भागों में विभाजित होती हैं। दो भागों को मिला करके एक भाग मिलाया बनाया जाता है। तो ऐसे जैसे आपने क्या पढ़ा है, पढ़ा है कि पूर्ण अपने भाग से, यानी पूर्ण क्या है, वो पूरे भाग से बड़ा होता है। तो जब पूर्ण है तो वो अपने पूरे भाग से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि कई छोटे छोटे भागों को मिला करके एक बड़ा भाग बनाया जाता है, इसलिए वो सबसे बड़ा होता है। ऐसे ही ये दर्पण है। इस दर्पण में दो भाग होते हैं, एक है यमन, दूसरा है यमन। तो एक दर्पण का प्रथम भाग ये है, दूसरा भाग। तो
एक रेखा खींच दी जाए। पहली स्थिति आती है ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दूसरी स्थिति आती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसी कटे हुए खोखले कांच के गोले के केंद्र बिंदु को, किसी कटे हुए खोखले कांच के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार से वक्रता त्रिज्या आती है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसी प्रकार से ध्रुव और प्रकाशिक तल पर, ध्रुव और प्रकाशिक तल पर खींची गई जो रेखा होती है, प्रकाशिक तल ये और इसके ऊपर हम एक रेखा खींच देते हैं, तो ध्रुव और प्रकाशिक तल पर खींची गई जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार से एक होता है फोकस तल होता है, फोकस बिंदु होता है, फोकस दूरी होती है। तो सबसे पहले फोकस बिंदु क्या होता है? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। इसका नाम क्या है? फोकस बिंदु होता है। और फोकस बिंदु से तथा वक्रता केंद्र या फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो इसलिए ये क्या है? फोकस दूरी होती है, तो कहा जा सकता है कि फोकस दूरी बराबर F बराबर R/2 होता है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 होगा, या हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी होती है। तो इसी प्रकार से एक होता है तल, फोकस तल इसी को कहा जाता है जिस तल पर प्रकाश किरणें फोकसित होती हैं, उस तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। इसी प्रकार से दर्पण का द्वारक होता है। दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण का द्वारक ये क्या है? किसी भी अगर कोई वृत्त लिया जाए, वृत्त की एक जीवा ली जाए, यानी जीवा किसे कहते हैं? किसी वृत्त में एक परिधि से दूसरे परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। तो वृत्तों यानी खोखले जो कांच है, कांच के जो द्वार है, यानी जीवाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की या कांच की या उस दर्पण की हम क्या कहते हैं? इसको द्वारक कहते हैं। ये क्या होता है? दर्पण का द्वारक, ये दर्पण का द्वारक होता है। तो इस प्रकार से इसमें इनकी स्थितियां होती हैं।
क्या क्या हुई, ध्रुव हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता त्रिज्या हुआ, फोकस दूरी हुआ, फोकस तल हुआ और दर्पण का द्वारक हुआ तथा और क्या हो गया, यहाँ पर मुख्य अक्ष हुआ। इसी प्रकार से प्रकाश किरणें क्या करती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर चलने के पश्चात मिलती भी हैं। तो जैसे मान लो कोई दर्पण है, वो दर्पण में क्या होता है, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। जैसे ये दर्पण है, यहां से प्रकाश किरणें क्या करती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, ऐसे चलेंगी इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये आकर के किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये किस रूप में है, ये यहां पर मिल रही है, यहां से चलती हैं, परावर्तित तो हो जाती हैं इस रूप में। ऐसे ही प्रकाश किरणें क्या होती हैं, इस तरीके से हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, यहां पर चलने के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, यहां से यहां पर चलेंगे और इस रूप में आकर के यहां पर मिलती हैं। तो ऐसे ही प्रकाश किरणें यहां से चलने के पश्चात इस रूप में ये निकलती हैं। तो यहां से ये निकलती हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो कहा जा सकता है कि यहां पर जैसे प्रकाश किरणों का एक बिंदु से निकलना, प्रकाश किरणों का एक बिंदु पर मिलना, जिस बिंदु से निकलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें भी हम कहेंगे, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से एक आता है कि प्रकाश किरणों के संबंध में एक दर्पण का प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके संबंध में हम देखते हैं। तो इसके संबंध में देखने के लिए सबसे पहले जो आता है वो होता है, वो स्थिति है कि वस्तु की स्थितियां, जब वस्तु अनंत पर हो या जैसे अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनना किस प्रकार से बनता है, तो पहली स्थिति है जब वस्तु कहां स्थित हो, अनंत। अनंत क्या है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र जितने हैं ये सब कहां है, अनंत पर स्थित हैं। तो अनंत पर स्थित होने पर वस्तुओं से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं ये देखना है। हमने आपको बताया कि दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक समतल दर्पण, दूसरा और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के, कौन कौन से, अवतल या उत्तल या अवतल, अवतल तथा उत्तल। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। इसमें कैसा बनता है, आभासी बनता है। प्रतिबिंब इसमें क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, इसमें क्या बनेगा, आभासी बनेगा। अब बात आती है प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसी वस्तु के किसी एक बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसी प्रकार से प्रतिबिंब
दो प्रकार के हमने बताए हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा आभासी होता है। यदि किसी वस्तु के किसी बिंदु से होकर प्रकाश किरणें क्या करती हैं, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो जैसे ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वस्तुएं अगर अनंत पर होती हैं, तो वस्तु अगर अनंत पर हो, इस प्रकार से एक अवतल दर्पण है, किस तरीके से यहां पर क्या है, फोकस बिंदु यहां पर वक्रता केंद्र, वस्तु कहां है, इधर है, बहुत दूर स्थित है, कहीं पर स्थित है। तो वस्तु जो किरणें होती हैं वो वस्तुओं से ही आपतित होती हैं। अगर वस्तु नहीं रहेगी तो आपतन कहां से होगा, आपतित किरणें उत्पन्न नहीं होगी। तो वस्तुएं क्या हैं, वो कहीं स्थित हैं, कहीं पर हैं, यानी अनंत में हैं। तो अनंत में होने पर प्रकाश किरणें क्या करती हैं, प्रकाश किरणें इस रूप में यहां से, यहां पर वस्तु स्थित है, यहां से प्रकाश किरणें ऐसे चलेगी, वो प्रथम यानी फोकस से होती हुई वो दर्पण के तल से टकराती हैं। टक्कर के पश्चात ये क्या करती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती हैं, ये परावर्तित हो जाती हैं। ऐसे इस रूप में ये परावर्तित होती हैं। ऐसे ही प्रकाश किरणें क्या करती हैं, पुनः चलती हैं। चलने के पश्चात वे जहां पर पहुंचेगी, यहां कहां पर, यहां से चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही, यानी इस रेखा के, यानी ये आपतित हो रही है, तो ये भी आपतित हो रही है। यहां से चलती हैं तो ये क्या करती हैं, वक्रता केंद्र से होती हुई ये वापस निकल जाती हैं। तो जहां पर दोनों मिल रही होती हैं, जैसे ये कहां पर मिल रही हैं, ये यहां पर मिल रही है, इस रूप में मिल रही है। अगर इस रूप में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब जो होगा वो यहां से चलता है, तो यहां पर प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, ठीक है, और इधर दर्पण की ओर ही बनेगा तथा सीधा होता है। क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा और दर्पण की ओर ही बनेगा। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ये स्थिति हम कहते हैं इसको कि ये जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, अनंत पर स्थित होने पर प्रतिबिंब अवतल दर्पण में किस प्रकार से बनता है ये बताया गया है। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है। वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, या यहाँ पर सी है, वस्तु यहाँ स्थित इस रूप में, बहुत बड़ा इस रूप में। तो यहां से प्रकाश किरणें क्या करती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। आपतित होने के पश्चात वे दर्पण के यानी प्रकाशिक तल पर स्थित फोकस बिंदु से होती हुई आपतित होती हैं, ये परावर्तित होगी। अब पुनः प्रकाश किरणें यहां से चलती हैं और वक्रता केंद्र से होती हुई इस रूप में जाकर के दर्पण के तल से टकराती हैं। इसके पश्चात पुनः ये परावर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पर
वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये क्या होगा, ए बी, ये मान लो ए डैश, ये बी डैश। अब इन्हें कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब पहली स्थिति में वास्तविक बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पर होती है, उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा होता है। दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। नोट दिस।